आप देख रहे हैं टारगेट विचंद्रा यूट्यूब चैनल। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टारगेट विचंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम राष्ट्रपति की सीरीज पढ़ रहे थे संविधान में, तो उसी के तहत आज हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो उस वीडियो में एक चीज़ और छूट गई थी कि कार्यपालिका शक्तियों में एक शक्ति और आती है कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है कुछ समय के लिए। जब लोकसभा पहली बार सत्र में बैठक में आती है, तो चूंकि उसका अगर लोकसभा जो स्पीकर है अगर उसकी नियुक्ति नहीं होती है, तो उस समय वो क्या करता है कि एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है और वो सभी सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। तो ये थोड़ा सा कार्यपालिका शक्तियों में छूट रहा था, उसको मैंने बता दिया। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में तो कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, और यहाँ से बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। कई बार ऐसे डाउट्स आते हैं दिमाग के, तो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से दूर होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति का ये जो भाग है वो 5 है, और इसमें हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि संसद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होता है। तो याद रखिए, ये भी एक तरीके की राष्ट्रपति की पावर ही है कि संसद जब हम कहेंगे तो संसद बिना राष्ट्रपति के पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के ही संसद का गठन होता है। और ये बात संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखी गई है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी विधेयक को और संसद ही कानून बनाती है, तो कोई विधेयक अगर किसी एक सदन में आता है तो वहाँ से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, और वहाँ से पारित होता है तब राष्ट्रपति के पास भी जाता है, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, तभी कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है एक तरीके का इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, और ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि संसद का अधिवेशन बुलाने, संसद का अधिवेशन आहूत करने या उसका सत्रावसान करने, ठीक है, सत्रावसान शब्द का भी यूज किया जाता गया है यहाँ पर। तो अधिवेशन बुलाने या समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार जो है वो भी राष्ट्रपति को है। ठीक है, और ये बात अनुच्छेद 85 में लिखी गई है। सत्रावसान का मतलब है सत्र को समाप्त करना और सत्र की शुरुआत करना। तो सत्र की शुरुआत के समय भी वो करेगा और सत्र की समाप्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है। ये बात अनुच्छेद 85 में लिखी गई है। और एक पॉइंट अनुच्छेद 85 में ये भी लिखा गया है कि वो लोकसभा को नियत अवधि के पूर्व भी भंग कर सकता है। तो दोस्तों, एक दिमाग में आपके बात आ रही होगी, तो क्या ये राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है कि वो अपने मन से ऐसा कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। 99% मामलों में इस सारे कामों के पीछे राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद का ही हाथ होता है। बैकग्राउंड में कौन होता है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही वो लोकसभा को नियत अवधि के पूर्व भंग करेगा। ठीक है, अब हाँ, 1% की जो मैंने बात की वो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, कभी कभी हो सकती है स्थिति ऐसी कि जो अभी सरकार है वो अपना विश्वास खो दे। ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है। नहीं तो लगभग सभी मामलों में जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, और जिसमें वो क्या करता है, सरकार के जो सामान्य नीतियां हैं, उनकी जो भावी कार्यक्रम है, उनका विवरण वो प्रस्तुत करता है। और ये बात जो है अनुच्छेद 87 में लिखी गई है। तो याद रखिए, जैसे नई सरकार आई, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसके पश्चात पहला जब सत्र शुरू होता है तो उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जब कोई नया साल आता है, जैसे एक साल हो गया सरकार का, दूसरा नया साल आया, तो प्रथम जो सत्र शुरू होगा उसकी शुरुआत भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये बात अनुच्छेद 87 में लिखी गई है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये विशेष संबोधन यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सरकार की जो भी नीतियाँ हैं, वो कौन कौन सी योजनाएं लाने वाली हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, भाषण करता है। और एक बात अनुच्छेद 86 में भी लिखी गई है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद को संबोधित कर सकता है, संसद को कुछ सूचनाएं भी भेज सकता है। ये बात कहाँ पर है? ये बात अनुच्छेद 86 में है, और इसको मैंने नीचे यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर जो संयुक्त बैठक है सदनों की, उसको संबोधित कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो मामला जो अनुच्छेद 108 में है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जब
राज्यसभा और लोकसभा, मान लो कोई विधेयक एक सदन से पास हो गया, दूसरे सदन में नहीं पास हो रहा है, या वो दूसरा सदन उस पर कोई विचार विमर्श ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर अगर वो कोई विचार विमर्श नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि दोनों सदनों के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद है, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये पावर है अनुच्छेद 108 के तहत कि वो दोनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करेगा, याद रखिए, वो अध्यक्षता नहीं करेगा, वो बुलाएगा। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। वो कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा, बस उसका एक पावर है कि वो दोनों के मतभेद को दूर करने के लिए वो दोनों को बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का एक और पावर है कि वो राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो अनुभवी विशेषज्ञ जो लोग हैं उनको मनोनीत कर सकता है, और ये बात अनुच्छेद 80 के 3 में लिखी गई है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट, अगर संविधान की बात करें तो मैं देखिए उस संविधान का जो चीज़ें हैं वो हूबहू आपको दिखा रहा हूँ, उसमें क्या लिखा है। ये 4 शब्द ही लिखे हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। लेकिन यहाँ पर ये भी मान लीजिए कि ये जो 4 चीज़ें लिखी गई हैं ये एज ए एग्जाम्पल दी गई हैं कि इस प्रकार, मतलब संविधान ये बताना चाहता है कि वो विषय विशेषज्ञ ऐसे होंगे, इस तरह के हो सकते हैं। तो कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के कि सचिन तेंदुलकर जी को, मैरी कॉम को, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि खेल से संबंधित हैं, इनको क्यों राज्यसभा में मनोनीत किया गया, क्योंकि ये तो कला उससे खेल से संबंधित हैं। फिर ऐसा क्यों? तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान की मूल भावना, यहाँ पर सोच ये थी संविधान विशेषज्ञों की, जो संविधान में लिखा गया है उसके मुताबिक वो ये चाहते थे कि कोई एक विषय विशेषज्ञ हो, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, नामी व्यक्ति, उसको राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है, ठीक। और उसने बाद में कहा कि जैसे, अर्थात इस तरह से, मतलब एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि में जो विशेषज्ञ हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनको शामिल किया जाए। तो कला लिखा नहीं है, खेल लिखा नहीं है, इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि उसको शामिल खेल नहीं किया जा सकता, खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी खेल के विशेषज्ञ हैं और खेल भी एक तरीके की कला है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है अनुच्छेद 80 के 3 में लिखी गई है। एक चीज़ और यहाँ पर अनुच्छेद 331 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है। हालांकि 104वां पारित होने वाला 104वां जो संविधान अधिनियम था, संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा जो आंग्ल भारतीय 2 मनोनीत किए जाते थे उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। ये विधेयक की बात करें तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन पारित होने वाला 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से 331 अनुच्छेद में जो ये बात लिखी गई थी कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म करने का ये रीज़न था कि इनका जो प्रतिनिधित्व है वो अब होने लगा है, इनकी जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ी है, ये सांसद बन करके चुन करके आ सकते हैं। सरकार ने शायद ऐसा समझा होगा, संसद ने, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए। और 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक था उसके माध्यम से जो SC और ST की आरक्षण की जो समयावधि 10 वर्ष है उसको और बढ़ा दिया गया, अर्थात अब उसको कर दिया गया है 2030 तक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। अगला पॉइंट है कि कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ये भी एक तरीके की विधायी शक्ति है। तो कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अब राष्ट्रपति की अनुमति के पीछे का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद की अनुमति आवश्यक है, हालांकि वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से विधेयक हैं, जैसे धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में है। नए राज्य के निर्माण की अगर बात करें, ठीक है, राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन की बात करें तो ये बात अनुच्छेद किस में लिखी गई है, अनुच्छेद 3 में। तो इससे संबंधित अगर विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी अगर कोई विधेयक है लेकिन धन विधेयक नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद जो 117 में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है अगर ऐसा बिल लाया जाता है। और भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो विधेयक हैं उनके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये थी कुछ पावर्स। इधर अगर बात करें तो विधायी पावर में और भी कुछ पावर आते हैं, जैसे राष्ट्रपति के जो वीटो पावर हैं। वीटो का मतलब होता है निषेध करना, मना करना, निषेध करना, ठीक है। तो राष्ट्रपति कुछ चीज़ों को मना भी कर सकता है, ऐसी शक्तियां भी दी गई हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के वीटो पावर्स में अगर हम पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के वीटो की बात की गई है। पहला वीटो है अत्यंतिक वीटो, दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी कर लेते हैं। अत्यंतिक वीटो जिसे हम पूर्ण वीटो भी कहते हैं, अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई बिल
जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो सिग्नेचर करने से ही मना कर देता है, अर्थात पूरी तरीके से वो क्या करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है, वो पूरी तरीके से वहाँ से वो विधेयक खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। तो ऐसा जो है, जो गैर सरकारी विधेयक हैं उनके साथ ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहा जाता है कि उसने अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया, पूर्ण वीटो पावर का प्रयोग किया है, क्योंकि उसने सिग्नेचर करने से ही मना कर दिया। दूसरा जो निलंबनकारी वीटो है, जिसे सस्पेंशन वीटो कहते हैं, अनुच्छेद 111 में इस बात का उल्लेख किया गया है। यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़ करके बाकी के जो साधारण विधेयक हैं उनको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो इस प्रकार के वीटो पावर्स को निलंबनकारी वीटो पावर कहते हैं। जेबी वीटो पावर का मतलब है पॉकेट वीटो, कि यहाँ पर वो क्या करेगा, ना ही वो अनुमति देगा, ना ही विचार विमर्श के लिए एक बार वापस करेगा, ठीक है। तो वो, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए वीटो पावर के लिए किसी भी प्रकार की समयावधि का उल्लेख नहीं है कि हाँ भाई वो इतने समय तक रोक सकता है, इसके बाद उसको देना ही पड़ेगा उस पर अनुमति, ऐसी समयावधि का उल्लेख नहीं है और इसका वो फायदा उठाता है। तो एक अलग वीटो पावर बन जाता है जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं, अर्थात वो ना तो उस पर अनुमति देगा और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस करेगा। ऐसी स्थिति में वो वहीं के वहीं उसी के पास पड़ा रहता है, इसे हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने 1986 ईस्वी में डाक संशोधन विधेयक पर इस तरीके के पावर का इस्तेमाल किया था। तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब जो अगला राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है वो है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123 में है। हालांकि राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो इसमें लिखा गया है विश्रांति काल में अध्यादेश का पावर राष्ट्रपति को। विश्रांति काल का मतलब क्या है, जब जो सदन है वो बैठक में ना हो, उनका सत्र ना चल रहा हो, विश्रांति कालीन में हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब राष्ट्रपति को ये लगे संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हैं और राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि किसी एक नए कानून की जरूरत है, ये दंगा फसाद या कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी कानून की ज़रूरत है जिसके द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब संसद जो है वो सत्र में नहीं है और आपको पता है कि कोई भी कानून तभी बनेगा जब संसद जो है सत्र में होगी, सदन सत्र में होंगे, सदन की बैठकें चल रही होंगी, एक सदन से पारित होगा, दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास आएगा और ऐसी स्थिति में कुछ समय लग सकता है। लेकिन पता चले कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि तुरंत ही किसी कानून की आवश्यकता है, ऐसे में राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत कि वो कोई कानून को लागू कर सकता है जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। तो ये कानून या विधि, ये कानून विधि उसी प्रकार होगी जो हम 13 के का की बात करते हैं, तो उसी के अंतर्गत आएगी। इसका मतलब ये है कि ये अध्यादेश पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसका न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि जितने भी ऐसे कानून हैं जो कि मूल अधिकारों का, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तो ऐसा अध्यादेश की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ऐसा अध्यादेश संसद के पुनः समवेत रीअसेंबल होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि संसद जब दोबारा बैठक में आएगी तो उसके 6 सप्ताह के बाद में फिर ये जो अध्यादेश है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों सदनों से ये पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो ये अध्यादेश एक अधिनियम बन जाता है, और नहीं तो ये स्वतः ही कब, जब दोबारा सदन की बैठक होगी उसके 6 सप्ताह के समाप्ति पर ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, अगर उस पर कुछ भी विचार विमर्श नहीं किया गया। यदि दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उसे किसी भी समय वापस ले सकता है, तो राष्ट्रपति किसी भी समय इसको वापस भी ले सकता है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं ले सकता, इसको वापस भी ले सकता है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट इसमें है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति ऐसे कोई मनमाने नियम नहीं बना सकता। राष्ट्रपति का मतलब है, राष्ट्रपति पीछे जो मंत्रिपरिषद है वो किसी ऐसे कानून को नहीं बना सकती है जो किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, जो
संसद को जिन चीज़ों पर कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार है, सिर्फ उन्हीं पर ही वो अध्यादेश जारी कर सकती है, कुछ अलग से नहीं आ जाएगा, अर्थात संविधान से इतर नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ लेता है, तो कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा कानून वो लागू नहीं कर सकता है जो संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का उल्लंघन करे। ठीक है, तो जो चीज़ें दी गई हैं, संसद को विधि बनाने की पावर जिन चीज़ों पर दी गई है, उन्हीं के आधार पर ही वो अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति को कह सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13 के का के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। तो याद रखिए, विधि शब्द के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 13 के का में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है, उसके अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। अर्थात ऐसा कोई अध्यादेश जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है शून्य होगा। ये बात भी अनुच्छेद 13 के का में लिखी गई है। एक चीज़ और याद रखिए कि मान लो अगर एक सदन जो है वो सत्र में है और एक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या अध्यादेश जारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किसी नियम को बनाने के लिए दोनों सदनों की बैठकें होनी चाहिए, और दोनों सदनों की बैठकें नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ एक की हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। चूंकि सदन के दो सत्रों के बीच, याद रखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 85 की, तो यहाँ पर बोला गया है कि दो सदनों के बीच अधिकतम 6 महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। दो सदनों की दो बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात कम से कम वर्ष में 2 बैठकें जरूरी हैं। ठीक है, वह 2 बैठकें जरूरी हैं। हालांकि 3 बैठकें मुख्य रूप से होती हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है चूंकि सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, इसलिए अध्यादेश अधिकतम 6 महीने 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। ऐसी बात कहीं संविधान में लिखी नहीं है, बट वो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये अध्यादेश अधिकतम समय तक कब तक जारी रह सकता है। ठीक है, तो अधिकतम समय इसका क्या है? 6 महीने 6 सप्ताह। अब ये 6 सप्ताह कैसे हो गया? क्योंकि आपको पता है कि एक सदन बैठक में है और उसके 6 महीने बाद दूसरे सदन जब बैठक में आएगा, तो 6 महीने का तो ये समय हो गया। और इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि संसद की पुनः समवेत, अर्थात जब 6 महीने बाद संसद की बैठक हुई, दोबारा बैठक हुई, तो उसके 6 सप्ताह की समाप्ति पर, तो 6 सप्ताह और चलेगा, और उसके पश्चात ये जो है, अगर इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और अगर ये दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो अध्यादेश है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अधिकतम अवधि कितनी है? 6 महीने और 6 सप्ताह। और राष्ट्रपति, न्यूनतम अवधि की बात करें तो राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकता है अध्यादेश को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, विधायी शक्तियों से संबंधित हैं, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने नोट कर ली हैं। लगभग यहाँ पर जितनी भी बातें हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित मैंने यहाँ पर ली हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।